चलो, जय हिंद सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त का करंट। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो जीएस का पेपर सॉल्व करोगे उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहेगा किसका? करंट अफेयर्स का। जैसे इस साल एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ, तो एमपीपीएससी प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन वो आए हैं जो करंट को बेस करके बनाए गए हैं। भले ही वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो करंट था वह इनडायरेक्ट जुड़ा था। समझ रहे हैं ना? तो अपन को जो डेली का करंट अफेयर्स है उसको अपन को क्या करते जाना है? कवर करते जाना है। तो आप लोग आज मैंने 1 अगस्त से करंट पढ़ाना चालू किया है, तो आज चौथी क्लास है। तो आप लोग इसे डेली लिखते जाओ। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट बस नहीं मिलेगा इससे, करंट के साथ आपको बहुत सारी क्या मिलने वाली है? इंफॉर्मेशन, बहुत सारे जानकारी है जो आपको पता नहीं होगी वो आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर जो हम करंट कवर कर रहे हैं तो फैक्चुअल करंट भी देख रहे हैं और कुछ हम कंसेप्ट भी देख रहे हैं। मान लो कोई एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट है या यूपीएससी वाले स्टूडेंट है, तो उस करंट का वो प्रयोग प्री और मेंस के एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। कितने? 4 अगस्त का करंट आज से। तो पहला इंपॉर्टेंट करंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कल की न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले राज्यपाल के पास लोगों को जो मौत की सजा होती थी या फांसी होती थी उसको माफ करने का अधिकार नहीं था। केवल जो माफ करने का अधिकार था वह राष्ट्रपति के पास था, राज्यपाल के पास नहीं था। पहले मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, ठीक है ना? यहां पर देखो आप लोग, कुछ बातें अपन पहले समझते हैं। तो है क्या? भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 और एक है आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में क्या है? आर्टिकल जो 72 है इसमें है राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, या राष्ट्रपति जो अपराधी है उसको क्षमा कर सकते हैं, उसकी पावर से किसमें? आर्टिकल 72 में। और जबकि आर्टिकल जो 161 है यह राज्यपाल के लिए है। इसमें किसकी क्षमा की शक्ति है? राज्यपाल या गवर्नर की क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की क्या है? तो इसमें आर्टिकल 72 में जो है वह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, और आर्टिकल 161 में किसके पास क्षमादान की शक्ति है? राज्यपाल के पास। आपको पता है राष्ट्रपति जो होता है केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है, जबकि जो राज्यपाल है वह किसका होता है? राज्य सरकार। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी क्षमादान की शक्ति थी। यहाँ पर मैं एक कोड लिखता हूं, थोड़ा सा पहले आप अंतर समझना, फिर क्या करंट में चेंज हुआ वो देखते हैं। यहाँ पर कोड है एक छल पवन, एक कोड है छल पवन। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं उसका कोड है छल पवन। तो छ से है क्षमा, छ से है क्षमा, ला से है लघुकरण, ला से है लघुकरण, पा से है परिहार, बा से है विराम, और ना से है निलंबन। ना से क्या है? निलंबन। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनका कोड है छल पवन, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और निलंबन। इसका मतलब क्या होता है? क्षमा का मतलब क्या है? कि कोई अपराधी है उसको सजा मुक्त कर देना, जो उसको सजा हुई थी उसको सजा से क्या कर देना? मुक्त कर देना। राष्ट्रपति के पास पावर है। मान लो किसी को 14 वर्ष की सजा हुई है, राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति को सजा ही माफ कर दी, उसको क्या बोलेंगे अपन? क्षमा। ये राष्ट्रपति के पास पावर है। ला से होती है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है दंड का प्रकार बदल देना,
दंड का क्या बदल देना, प्रकार बदल देना, दंड का प्रकार बदल देना। अब दंड का प्रकार बदल देने का इसका मतलब क्या है, लघुकरण। मान लो किसी को मान लो फांसी की सजा हुई, ठीक है ना, उसको कर दिया आजीवन कारावास। क्या कर दिया, आजीवन कारावास, मतलब दंड की प्रकृति बदल दी, तो इसको बोलते हैं लघुकरण। एक उसके पास अधिकार है जिसे बोलते हैं परिहार। परिहार का मतलब होता है दंड की मात्रा कम करना, दंड की मात्रा कम करना। दंड की मात्रा कम करना का मतलब क्या है, मान लो किसी को सजा हुई थी 10 वर्ष की, उस व्यक्ति को 10 वर्ष से घटाकर उसकी जो सजा है वह कितने वर्ष कर दी, 5 वर्ष। इसको बोलते हैं परिहार। एक होता है विराम। विराम का मतलब होता है किसी मानवीय कारण से, किसी मानवीय कारण से, मानवीय कारण से किसी की सजा माफ कर देना, ठीक है, मानवीय कारण से। मान लो कोई महिला है, अब महिला ने कोई अपराध किया और उस अपराध के समय वो गर्भवती है, तो उसके कारण से उसकी सजा को क्या कर देना, माफ कर देना, इसे बोलते हैं विराम। और एक निलंबन जो होता है, जो मेन निलंबन, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को फांसी होने से क्या कर देना, रोक देना। फांसी होने से क्या कर देना, रोक देना। आपको पता है कि जिस व्यक्ति को फांसी होती है, लास्ट फांसी दी मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद जो लास्ट व्यक्ति के पास ऑप्शन बचता है अपनी फांसी की सजा को रुकवाने का, वह किसके पास बचता है, राष्ट्रपति। उसकी जो फांसी की सजा को है वह केवल कौन रोक सकता है, राष्ट्रपति, जिसे अपन क्या बोलते हैं, निलंबन। तो राष्ट्रपति को 5 प्रकार की ये शक्तियां प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72। और आर्टिकल 161 में मैं आपसे बोल रहा हूं किसकी शक्तियां हैं, क्षमादान की, राज्यपाल की। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब इनमें अंतर क्या था इन दोनों आर्टिकल में, तो इतना समझ में आ गया। तो क्षमा का मतलब होता है सजा मुक्त कर देना, लघुकरण का मतलब है दंड के प्रकार को बदल देना, परिहार का मतलब है दंड की मात्रा कम कर देना, विराम का मतलब है किसी मानवीय कारण से सजा को कम कर देना या माफ कर देना। मान लो कोई महिला गर्भवती है या बाकी कोई रीजन है जिसकी वजह से। और एक होता है निलंबन। निलंबन मतलब है कि किसी को फांसी होने वाली थी, उस फांसी की सजा को क्या कर देना, रोक देना, फांसी होने से रोक देना, उसे बोलते हैं निलंबन। अब इनमें अंतर क्या था राष्ट्रपति और राज्यपाल में, यहां पर देख लो, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर था। तो जो आर्टिकल 72 मैंने आपको बताया, आर्टिकल 72 में किसकी शक्तियां बताई, राष्ट्रपति। और जो आर्टिकल 161 में बोल रहा हूं, इसमें किसके पास पावर है, इसमें पावर है राज्यपाल के पास। लेकिन इनमें इतना अंतर था कि जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, जो क्षमादान की शक्तियां, राज्यपाल की शक्ति, जो क्षमादान की शक्ति है वह राष्ट्रपति जैसी थी, राष्ट्रपति जैसी है। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, वैसे ही किसको प्राप्त है, राज्यपाल को। लेकिन राज्यपाल का जो मामला है वह 2 केस में भिन्न था। 2 केस में राज्यपाल के पास पावर नहीं थी, अब हो गई है, इससे पहले नहीं थी, अभी दी है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको राज्यपाल को पावर दी है। राज्यपाल क्या करता था पहले, बाकी सब उसके पास पावर थी कि वो दंड के प्रकार को बदल सकता है, दंड की मात्रा को कम कर सकता है, या किसी को सजा हुई है उसको सजा को कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास पावर नहीं थी किसको माफ करना, फांसी की सजा को क्या करना, बोलो क्या करना, रोकना। फांसी की सजा को रोकना किसके पास पावर नहीं थी, राज्यपाल। पहले केवल राष्ट्रपति ही फांसी की सजा को रोक सकता था। और दूसरा किस मामले में इसके पास अधिकार नहीं था, वो है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का मतलब ही होता है ऐसे मामले जो सैनिकों से संबंधित हैं, सशस्त्र सेनाओं से संबंधित हैं, उनको बोलते हैं। मान लो कोई सैनिक ने कोई अपराध किया तो उनके जो केस सुने जाते हैं वो किसमें सुने जाते हैं, तो हाँ, उनको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। तो इसके मामले में भी राज्यपाल के पास पावर नहीं थी। जबकि ये दोनों पावर किसके पास है, ये दोनों पावर किसके पास है, हाँ, फांसी की सजा भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, और जो कोर्ट मार्शल केस हैं उनको भी कौन सुन सकता है, राष्ट्रपति। ये पहले की कहानी थी, इतनी बात सही समझ आ गई। अब अंतर क्या हो गया, क्या करंट में आया है, करंट में एक न्यूज आ गई। अब करंट में क्या आ गया है, तो आर्टिकल 72 में कोई बदलाव नहीं है, वो तो पहले ही जैसा है।
लेकिन आर्टिकल किस में बदलाव हो गया, 161, और किसकी शक्ति में वृद्धि कर दी गई, राज्यपाल। और अब राज्यपाल क्या कर सकता है, अब जो राज्यपाल है वह किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को क्या कर सकता है, रोक सकता है। फांसी की सजा को रोक सकता है। कौन रोक सकता है, राज्यपाल। दूसरा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी भी जो कोर्ट मार्शल है, इन कोर्ट मार्शल के जो केस हैं उनको राज्यपाल अभी भी नहीं सुन सकता। ये पावर अभी भी राज्यपाल के पास नहीं है। कल करंट में राज्यपाल को पावर दे दी गई है किसकी सजा को माफ करने की, फांसी की सजा को, लेकिन अभी राज्यपाल के पास किसकी सजा नहीं, कोर्ट मार्शल। यदि मैं बोलूं कि इन दोनों में अभी भी अंतर क्या है, तो इसके पास कौन सी पावर है, कोर्ट मार्शल। राष्ट्रपति के पास है इन मामलों को सुनने का अधिकार, किसके पास नहीं है अभी भी, राज्यपाल के पास। दूसरी एक बात और समझ लो, यहां पर पहले क्या होता था, राज्यपाल जो किसी की सजा को माफ कर सकता था वह कर सकता था 14 वर्ष के बाद सजा को माफ कर सकता था। कौन, राज्यपाल। कि किसी व्यक्ति को, यदि मान लो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है, और उस व्यक्ति ने 14 वर्ष पूरे कर लिए अपने जेल में, तो उसके बाद राज्यपाल उसकी सजा को माफ कर सकता है। लेकिन अब नया प्रावधान क्या ला दिया गया है कि राज्यपाल जो है वह 14 वर्ष से भी कम लोगों की सजा को क्या कर सकता है, माफ। मान लो किसी को आजीवन कारावास हुआ है और मान लो उसको 10 वर्ष ही अभी पूरे हो पाए हैं, तो राज्यपाल चाहेगा तो क्या कर सकता है, 10 वर्ष में ही उसकी सजा को माफ कर सकता है। पहले क्या नियम था कि राज्यपाल किसी की सजा को कब माफ कर पाएगा, जब वो व्यक्ति कितने साल जेल में रह लेगा, 14 साल, 14 वर्ष जेल में रह लेगा। तो इसमें भी बदलाव हुआ है। कोर्ट मार्शल में कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ है किसमें, तो राज्यपाल अब फांसी की सजा को माफ कर सकता है। दूसरा, पहले राज्यपाल जो था, गवर्नर जो था, तभी किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता था जब उसने कितने वर्ष पूरे कर लिए, 14 वर्ष। लेकिन अब राज्यपाल 14 वर्ष से पहले भी किसी व्यक्ति की सजा को क्या कर सकता है, माफ। तो ये दोनों बदलाव हुए हैं। इसका मतलब है कि फांसी की सजा को माफ कर सकता है, कोर्ट मार्शल के केस में भी वो है, और साथ में एक और अधिकार कौन सा मिल गया, 14 वर्ष से पहले क्या कर सकता है, अपराधी को क्या कर सकता है, माफ। ये प्रावधान भी ये सुप्रीम कोर्ट ने किसको अधिकार दिए हैं, राज्यपाल को। तो राष्ट्रपति से राज्यपाल किस मामले में अभी भिन्न है, कोर्ट मार्शल। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के जो केसेस हैं उनको भी सुन सकता है, जबकि राज्यपाल इनके केस में कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या, जो अपनी आईपीसी है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, आईपीसी जो है, ठीक है ना, आईपीसी की एक धारा है, वो धारा का नाम है, आईपीसी में बड़ी होता धारा 433A। आईपीसी की धारा है 433A, और इस 433A में क्या लाइन कही गई है, इसमें कहा गया है कि किसी अपराधी को 14 वर्ष से पहले क्या नहीं किया जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता। आईपीसी की धारा 433A में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष से पहले माफ नहीं किया जा सकता। मान लो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है तो उसको तभी माफ किया जा सकता है जब वो कितने वर्ष कम से कम जेल में ले ले, 14 वर्ष। लेकिन संविधान का आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों 14 वर्ष से पहले भी सजा को क्या कर सकते हैं, पहले भी माफ कर सकते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया जो करंट में है। तो पहले राज्यपाल के पास फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार नहीं था, अब राज्यपाल को फांसी की सजा को माफ करने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। अब राष्ट्रपति की शक्ति और राज्यपाल की शक्ति में क्या अंतर बचा है, बाकी जितनी राष्ट्रपति के पास पावर है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताई छल पवन,
वो राज्यपाल के पास भी। अब किस मामले में अंतर बचा है? हाँ, तो 2 अंतर बचे हैं। अब देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। अंतर देख लेते हैं, किस किस में अंतर देख लेते हैं। आर्टिकल 72 और आर्टिकल किसमें 161। इसमें राष्ट्रपति के पास पावर है और 161 में किसके पास पावर है? राज्यपाल के पास। अब इनमें क्या अंतर है तो सुन लो। राष्ट्रपति यदि किसी फांसी की सजा को माफ करेगा, मतलब फांसी कर माफ नहीं करेगा, फांसी होने से रोकेगा, तो वह स्वविवेक से करेगा। स्वविवेक का मतलब उसका मन है, वो जैसा करना चाहे वह अपने स्वविवेक से करेगा। लेकिन राज्यपाल के केस में ऐसा नहीं है। राज्यपाल यदि फांसी की सजा को माफ करता है या फांसी होने से रोकता है, फांसी होने से क्या करता है? रोकता है, तो राज्यपाल जो है वह स्वविवेक से नहीं करेगा, जबकि राज्यपाल जो करेगा वह राज्य सरकार की सलाह से करेगा। किसकी सलाह से करेगा? राज्य सरकार की सलाह से करेगा। राज्य सरकार की सलाह से करेगा। इसका मतलब है कि जो फांसी की सजा को माफ करने का जो अधिकार दिया गया है, वास्तव में वो राज्यपाल का अधिकार ना होके किसके पास है अधिकार? राज्य सरकार। यहाँ राष्ट्रपति को किसी सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकता है। लेकिन राज्यपाल जो फांसी सजा को माफ करेगा वह किसकी सहायता से करेगा या किसकी सलाह से करेगा? राज्य सरकार। और दूसरा इन दोनों में अंतर क्या वो मैंने बताया। इनको कौन से मामले सुनने का अधिकार है? हाँ, कोर्ट मार्शल, और जबकि इनके पास कोर्ट मार्शल का अधिकार। इतना करंट सभी समझ में आ गया, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर सुन लो सब लोग, यहाँ पर लिखा हुआ जो मैंने अभी आपसे पढ़ा बताया, तो यहाँ पर अपन ने देख लिया था। तो इस मुख्य बिंदु क्या है इसके? राज्यपाल कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को क्या कर सकता है? पहले नहीं कर सकता था। दूसरा, जो आईपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी 433A धारा क्या कहती है कि 14 साल की जेल बाद ही कैदी को क्या किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है। कैदी को माफ किया जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है, या पीठ की जो संहिता है 433A, संविधान के अनुच्छेद 72 में किसको अधिकार है? राष्ट्रपति। और 161 में किसको अधिकार है? राज्यपाल के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती और ना ही प्रभावित करती। बन जाएगा जो 433A है, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 को प्रभावित करेगी कि नहीं? नहीं करेगी। इतनी बात क्लियर सभी को? आगे आ जाओ, उससे रिलेटेड करंट है, सुन लो डिटेल में जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि राज्यपाल को राज्य सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य क्या होगा? करना होगा। मैंने बताया ना, राज्यपाल जो किसी की फांसी की सजा को माफ करेगा, किसकी सलाह पर कार्य करेगा? राज्य सरकार। और कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 161 के तहत कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में किसकी शक्ति है? राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है, ना कि राज्यपाल द्वारा अपनी स्वेच्छा से। जबकि राष्ट्रपति के जो पास पावर है वह उसकी किससे? स्वेच्छा से। यदि बात क्लियर है। और साथ में यहाँ पर देखा अपन ने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को कानूनों के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा, राहत या सजा देने या निलंबित करने या सजा को कम करने का क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। जो छल पवन मैंने बताया आपको, वो 161 के तहत किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और निलंबन। आगे आ जाओ। राज्यपाल की जो उससे रिलेटेड और करंट लिखा, राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न है? जो मैंने बताया, राष्ट्रपति के पास क्या है? स्वेच्छा से है, जबकि ये किससे प्रयोग कर रहा है? राज्य सरकार की सलाह से। वो लिखा है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की तुलना में दो तरह से क्या है? व्यापक है। पहला, कोर्ट मार्शल, राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने की शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जहां कोर्ट मार्शल द्वारा सजा दी जाती है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं। कोर्ट मार्शल मतलब सैनिक जो न्यायालय है, आर्मी से रिलेटेड जो न्यायालय है। और मौत की सजा के मामले में क्या है? अब तक केवल राष्ट्रपति के पास सभी मामलों में क्षमा करने की शक्ति थी, जिसमें मौत की सजा के मामले में भी शक्ति थी। राज्यपाल को ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं थी।
हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को इस प्रकार का प्रावधान क्या कर दिया, उलट दिया। किसकी सहायता से उपयोग करेगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से इस शक्ति का वो क्या करेगा, उपयोग करेगा। बन जाएगा, इंपॉर्टेंट करंट था। आप सभी को पता होगा जो लोगों को दंड दिया जाता है वह किसके तहत दिया जाता है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। और आईपीसी जो बना है वह बना है 1860, 1860। मतलब किस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है और उस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा, यह बात किस में लिखी है, आईपीसी। देखना, इसे जब कोई क्राइम करता है तो अपन बोलते हैं उस पर क्या लगा है, धारा, इतनी धारा लग गई। संविधान में वर्णित होता है अनुच्छेद, आर्टिकल, जबकि आईपीसी सीआरपीसी में क्या वर्णित होता है, धारा। बन जाएगा, आईपीसी समझ में आ गया। एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है सीआरपीसी और एक वर्ड होता है सीपीसी। सीआरपीसी और एक होता है सीपीसी। सीआरपीसी का मतलब है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी का मतलब क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और जो सीआरपीसी है वह बना है 1973 में, 1973 में, ठीक है ना। और सीपीसी का फुल फॉर्म होता है, हाँ ठीक है ना, सीआरपीसी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और सीपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ किसका, सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या होता है, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और जो सीपीसी है वह बना है 1908। अब इनमें अंतर क्या है, सीआरपीसी और सीपीसी में होता क्या है, आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, या जो केसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीवानी मामले, दीवानी मामले, ठीक है ना, या इनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिविल, दीवानी मामले या सिविल मामले। और एक होते हैं कौन से मामले, आपराधिक, आपराधिक या इनको अपन बोलते हैं कौन से मामले, फौजदारी। आपराधिक या कौन से मामले, फौजदारी। तो दो प्रकार के आपने केस सुने होंगे। या दीवानी या सिविल केसेस क्या होते हैं, तो ऐसे केसेस, मान लो आपका कोई से विवाद प्रॉपर्टी को लेकर है, प्रॉपर्टी का विवाद है, तो प्रॉपर्टी का जो विवाद है वह किस मामले के तहत आएगा, दीवानी, दीवानी या सिविल। या मान लो आपके परिवार में झगड़ा है, या आपकी अपनी वाइफ से कोई झगड़ा है, मान लो किसी को तलाक चाहिए, तो वो कैसे मामले हैं, दीवानी। लेकिन मान लो आपने किसी का सर फोड़ दिया, ठीक है ना, किसी की हत्या कर दी, किसी का रेप कर दिया, तो ये कौन से मामले हैं, आपराधिक, आपराधिक या फौजदारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल। ये क्रिमिनल केसेस हैं और ये कैसे केसेस हैं, सिविल। आ रही बात समझ? इसलिए जो क्रिमिनल केसेस हैं इनके लिए क्या बनाया गया, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और जो सिविल मामले हैं इनके लिए क्या बनाया गया, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और इनमें क्या लिखा हुआ है, मान लो आपने कोई अपराध किया है, तो जब आपने अपराध किया और अपराध से आपके सजा होने तक जो प्रक्रिया होगी वह किसमें लिखी है, सीआरपीसी। किन मामलों में, आपराधिक मामलों में। लेकिन मान लो आपका किसी से प्रॉपर्टी का विवाद है, तो उस प्रॉपर्टी के विवाद को कैसे हल किया जाएगा, क्या क्या उसकी प्रोसीजर होगी, वो किसमें लिखा हुआ है, सीपीसी। इतनी बात समझ आ गई। और कोर्ट मार्शल क्या होते हैं, सशस्त्र सेनाओं से संबंधित जो न्यायालय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोर्ट मार्शल। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो इतना आज का ये करंट था। नेक्स्ट करंट देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट था। एक और अपना संविधान से जुड़ा करंट है, पॉलिटी से जुड़ा करंट है। अपन सेक्टर वाइज देख रहे हैं। तो पहला संविधान से रिलेटेड अपन ने फांसी की सजा को लेकर देख लिया। अगला जो संविधान से रिलेटेड करंट है, ठीक है ना, यहां पर देखो, यहां पर लिखा है, करंट सुन लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि निवारक निरोध आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब बंदी के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की क्या हो, संभावना। ठीक है ना। अब निवारक निरोध क्या होता है, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा एक वर्ड जिसका नाम है निवारक नजरबंदी। निवारक क्या, नजरबंदी। और निवारक जो नजरबंदी है इसकी जो चर्चा है वह आर्टिकल 22 में, भारतीय संविधान में। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का जो भाग या पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है।
जिनको अपन ने अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान के भाग या पार्ट 3 में मौलिक अधिकार है जिनको अमेरिका से लिया है। और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक है? 35। तो आप बताओ जो 22 है आर्टिकल, इनके बीच आ रहा है कि नहीं? तो फंडामेंटल राइट से जुड़ा अधिकार है। अब है क्या जे? तो आर्टिकल 22 में किसकी चर्चा है? निवारक नजरबंदी, या इसी को बोलते हैं नजरबंदी या निवारक निरोध। निवारक नजरबंदी या निवारक किसकी चर्चा है? निरोध की चर्चा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन, इसकी चर्चा है किसमें? आर्टिकल 22। और निवारक नजरबंदी मतलब होता क्या है? होता क्या, मान लो कोई एक व्यक्ति है जो बार बार अपराध करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? मतलब क्या किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, उसने अपराध किया नहीं है, उसके द्वारा अपराध किए जाने की क्या है? संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करती है? निवारक नजरबंदी के तहत पहले ही, ताकि वो व्यक्ति अपराध न कर पाए, पहले ही किसमें बंद कर दिया जाता है? इसको बोलते हैं निवारक नजरबंदी या निवारक निरोध। इसकी आर्टिकल 22 में चर्चा है। आ रही बात समझ में? कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो वो व्यक्ति अगली बार अपराध ना कर पाए, उससे पहले ही उसे कहां बंद कर दिया? जेल में। इसको बोलते हैं निवारक निरोध। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो निवारक निरोध मामले हैं, यदि किसी व्यक्ति को आप नजरबंद कर रहे हो, उसको कोई क्राइम करने से ही पहले बंद कर रहे हो, तो उसको आप तभी बंद कर सकते हो उसके कारण जो अपराध किए जाने की संभावना है, उस अपराध के कारण सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई किसी एक व्यक्ति को बस उस व्यक्ति से नुकसान है। मान लो मैं किसी एक व्यक्ति को धमका रहा हूं, तो यदि किसी एक व्यक्ति को नुकसान है मेरे अपराध से, तो मुझे निवारक नजरबंद किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। मेरे कारण, मान लो कोई व्यक्ति अपराधी है, उसके कारण पूरी सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? निवारक नजरबंदी के तहत क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है इसमें कि भाई उसी व्यक्ति को आप निवारक नजरबंदी या निवारक निरोध के तहत बंद कर सकते हो जिसके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है, उससे सार्वजनिक व्यवस्था पर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो निवारक नजरबंदी समझ में आ गया। और यहां पर समझ लो, इतनी बात सभी को क्लियर है? तो निवारक नजरबंदी मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही उसे क्या कर देना? बंद कर देना। और यदि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत या निवारक निरोध के तहत बंद किया जाता है, तो उसे मैक्सिमम 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए ही जेल में रखा जाता है। जिस सब व्यक्ति के फंडामेंटल राइट हैं, आप ऐसे भी किसी व्यक्ति को जेल में बंद नहीं कर सकते, उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इसी इतना सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे रही है। नहीं तो इस चीज का मिसयूज होने लगेगा। तो हमारा सरकार को जो व्यक्ति पसंद नहीं आएगा उसको इस कानून के तहत क्या कर देंगे? बंद। आ रही बात समझ में? तो यदि किसी निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को बंद किया जाता है, तो मैक्सिमम कितने महीने तक बंद किया जाएगा? 3 महीने। और यदि इससे ज्यादा बंद करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक सलाहकारी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड होगा, सलाहकारी बोर्ड से सलाह लेनी होगी। सलाहकारी बोर्ड से क्या लेनी होगी? सलाह। और जो सलाहकारी बोर्ड जो सलाह देगा उसमें 3 मेंबर होंगे। तो निवारक नजरबंदी के तहत कई बार क्वेश्चन आप मैक्सिमम 3 महीने तक आप बंद रख सकते हो। इससे ज्यादा रखना है तो आपको एक एडवाइजरी कमेटी से क्या लेना पड़ेगा? सलाह, एडवाइस लेनी पड़ेगी। और उस एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 3। और उन 3 मेंबर में से कौन कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जो जस्टिस है वो हो सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो सकते हैं। इसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मतलब ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो गए, हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। न्यायाधीश नहीं है लेकिन न्यायाधीश बनने की क्या रखता हूं? इनमें से कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो सलाह देंगे। बन जाएगा। तो 3 महीने से ज्यादा आप बंद रखना चाहते हो तो किससे सलाह लेनी पड़ेगी? सलाहकारी बोर्ड से। और जो सलाहकारी बोर्ड में कितने मेंबर होंगे? 3। कौन कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, या हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, या फिर क्या? न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। बात क्लियर है? तो इतना सब आपको याद रखना, जो सब इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है
निवारक निरोध क्या है? तो सुन लो, संवैधानिक प्रावधान मैंने बताया किस चर्चा किसमें है, आर्टिकल 122। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। निरोध प्रकार क्या लिखा है? निरोध दो प्रकार के होते हैं, सुन लो, एक दंडात्मक और एक कौन सा है? निवारक। इसका मतलब क्या है? अभी जो अपन ने चर्चा की है वो कौन सा निरोध है? निवारक। और निवारक निरोध का मैंने मतलब बताया कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, उससे ही पहले उसे जेल में बंद कर दिया, उसको बोलते हैं निवारक निरोध बन जाएगा। जबकि दंडात्मक निरोध का मतलब क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, उस अपराध के बाद उसे क्या दे रहा है अपन? दंड, या जेल में बंद कर रहे हैं, तो वो दंडात्मक निरोध होता है। और निवारक निरोध क्या है? उसने अपराध नहीं किया, अपराध से पहले ही कहां बंद कर दिया? जेल। उसने लिखा दंडात्मक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए अदालत मुकदमे और दोष सिद्धि के बाद क्या करता है? दंडित। वहीं दूसरी ओर निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत द्वारा दोष सिद्धि के हिरासत में लेने से। क्लियर सभी को इतना? और फिर नीचे लिखा है अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है, और जो दूसरा भाग है वह किससे संबंधित है? निवारक निरोध। इतनी बात सभी को क्लियर है? इसको भी आपको याद रखना है। तो अपन ने संविधान से रिलेटेड कितने करंटों की चर्चा की? 2। नेक्स्ट करंट देखते हैं अपन। आप यदि डेली पढ़ोगे तो आपका जो करंट है वो बहुत अच्छा होता जाएगा, ठीक है ना? यहां पर सुन लो, एक आपने सुना होगा, एक मोदी सरकार एक योजना लेकर आए थे जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहां पर सुन लो, कौन सी स्कीम थी? पीएम मुद्रा योजना लिखा है यहां पर। कौन सी योजना है? पीएम मुद्रा योजना, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं PMMY, पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसके तहत जो सरकार है उसने तय किया है 2021-22 में वह 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेगी। कितने लाख करोड़ रुपए का? 3 लाख करोड़। ये करंट की न्यूज थी, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी क्या और समझना है, मुद्रा योजना क्या है और कब आई है। तो सुन लो, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वह आई थी कब? 2015 में। 2015 में आई थी। और ये किसको ऋण देती है? किन लोगों को ऋण देती है? ऋण मतलब होता है लोन। इसमें जो एक बात और बता दूं, इसमें जो लोन दिया जाता है वह कितने लाख रुपए तक का दिया जाता है? 10 लाख। इसमें 10 लाख रुपए तक का पैसा लोगों को दिया जाता है इस योजना के तहत। और किन लोगों को ऋण दिया जाता है? जो गैर कॉर्पोरेट है। जो क्या है? गैर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट नहीं है, या फिर जो गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्योग है उनको दिया जाता है। जो छोटे उद्योग है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट नहीं है, उनको कितने लाख तक का ऋण दिया जाता है? 10 लाख। और ये योजना कब आई है? 2015। तो याद रखना, 2015 में आई है, तो 5 का डबल कर दो, कितना होता है? 10। तो कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और अब इतना तो कितना ऋण मिलता है वो अपन ने देख लिया। अब अगली बात आती कौन देता है इस पैसे को, तो अगली स्लाइड में देखते हैं। तो यहां पर देख लो, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके लिए जो ऋण वितरण होगा उसके लिए बनाया गया है एक मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा का फुल फॉर्म ही कई बार पूछा गया, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस क्या एजेंसी लिमिटेड नाम की एक वित्तीय संस्थान, एक मुद्रा नाम की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? ऋण वितरित। और ये किसको पैसा देगी? ये पैसा देगी बैंकों को, ये पैसा देगी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज को, और ये पैसा देगी गैर वित्तीय संस्थानों को, जिसको बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर वित्तीय संस्थानों को इनको पैसा देगी। जैसे अंतिम मिल वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को क्या है? वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है सभी को? तो क्या बनाया गया इस योजना के तहत? मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। और ये किसको पैसा देगी? ये पैसा देगी बैंकों को या NBFC को, और उनके द्वारा ये पैसा कहां तक जाएगा? आम जनता तक, जिनको चाहिए। बन जाएगा ना? और साथ में इसमें जो पैसा दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो ऋण दिया जाता है, मैंने आपको बताया कितने लाख का तक का दिया जाता है? 10 लाख। लेकिन उस पैसे को 3 भागों में बांटा गया है। उस पैसे को 3 प्रकार के ऋण में बांटा गया है। पहले ऋण को बोलते हैं शिशु ऋण, इंग्लिश में भी शिशु बोलते हैं।
दूसरे ऋण को बोलते हैं किशोर और तीसरे वो को बोलते हैं तरुण। इसमें 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। शिशु का मतलब होता है 50,000 रुपए से क्या कम। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत 50,000 से कम का ऋण ले रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, शिशु। किशोर का मतलब क्या है, 50,000 एक से लेकर कितने लाख रुपए तक, 5 लाख। 50,000 एक से लेकर कोई 5 लाख रुपए तक का ऋण ले रहा है। मान लो किसी ने 3 लाख रुपए का ऋण लिया तो किसके तहत आएगा, किशोर। और एक होता है तरुण। तरुण का मतलब होता है 5 लाख 1 रुपए से लेकर कितने लाख रुपए तक, 10 लाख। तो इसमें जो 10 लाख रुपए तक का जो ऋण दिया जाता है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3। एक है किशोर, एक है शिशु, फिर किशोर और फिर क्या, तरुण। जैसे व्यक्ति की एज होती है ना, पहले शिशु फिर किशोर फिर क्या, तरुण। तो कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, 10 लाख। तो लिखिए कौन लेकर आए हैं इसे, मोदी जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब की है, 2015। कितने लाख, 10 लाख। और इसके तहत सरकार ने क्या घोषणा की है, 3 लाख करोड़ रुपए वितरित करेगी इस योजना के तहत। अगला नेक्स्ट करंट देखते हैं अपन। तो ये करंट जो था वो इकोनॉमी से रिलेटेड था। योजना है किसका पार्ट है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा था, इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस लिखेंगे उसमें भी अपन को करंट से जोड़ के आना है इन सब चीजों को। अब आ जाओ, एक सर्वे आया है, किसने सर्वे दिया वो सुन लो। जो सर्वे है वो दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे बोलते हैं एनएसओ। किसने, एनएसओ। तो एनएसओ ने हाल ही में 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, प्रकाशित किया है। इस सर्वे के मुताबिक जुलाई सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारों की दर बढ़कर कितनी हो गई है, 13.3%। जो बेरोजगारी की दर है वह बढ़कर कितनी हो गई, 13.3%। तो ये सर्वे दिया किसने, एनएसओ। और एनएसओ ने किस नाम से दिया इसको, हाँ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें प्रकाशित किया जो बेरोजगारी है वह बढ़कर कितनी हो गई है, बोलो, 13.3%। अब पहले समझ लो, कुछ शब्द लिखे हैं यहां पर। श्रम बल, लेबर फोर्स होता क्या है, लेबर फोर्स होता क्या। पहली बात तो बता दूं, जो सर्वे जो चालू हुआ है, ये सर्वे पहली बार हुआ था 2017 से। जो पीएलएफसी सर्वे है, पीएलएफसी एनएसओ द्वारा, इसकी शुरुआत बोलो कब से की गई, 2017 से। बन जाएगा ना, याद रहेगा। पीरियोडिक मतलब हर तिमाही में इसका सर्वे होता है। और इसमें किसकी बात की गई है, लेबर फोर्स। अब पहले 2-3 शब्द यहां पर समझ लो, यहां पर मैं लिखता हूं, पहले आप समझ लो। यहां पर लिखा भी हुआ है श्रम बल। 3 शब्द लिखता हूं, बेरोजगारी निकल कर आ जाएगी कैसे, वो देख लो। एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं श्रम बल, और एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं कार्यबल। श्रम बल और कार्यबल में क्या अंतर है वो देख लो, श्रम बल और कार्यबल। तो श्रम बल क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, श्रम बल, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है, तो श्रम बल का मतलब है कि ऐसे लोग जो कार्य करने की या ऐसे मजदूर जो कार्य करने की क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं, कार्य करने की योग्यता रखते हैं और प्लस कार्य करने के इच्छुक भी हैं। मजदूर जो कार्य करने की योग्यता रखते हैं और कार्य करने के क्या, इच्छुक भी हैं। अब इसका मतलब इसमें 2 प्रकार के लोग आ गए, मतलब जिनके पास रोजगार है और जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार है और जिनके पास रोजगार नहीं है, इन दोनों को मिला दो तो उनको क्या बोला जाता है, श्रम बल। बोले भारत में कितना श्रम बल है, तो भारत में जितने लोग कार्य करने के इच्छुक हैं वह सभी लोग क्या कहलाएंगे, श्रम बल, लेबर फोर्स। आ रही बात समझ में। ऐसे मजदूर जो कार्य करने के इच्छुक हैं वह सभी क्या कहलाएंगे, लेबर फोर्स, चाहे उनके पास रोजगार हो या ना हो। आ रही इतनी बात समझ में। श्रम बल क्या है। अब अगला शब्द आता है कार्यबल। कार्यबल क्या होता है, कार्यबल का मतलब क्या होता है, कार्यबल का मतलब होता है ऐसे मजदूर या ऐसे लोग जिनके पास रोजगार है, रोजगार है, उनको किस में काउंट किया जाएगा, कार्यबल। तो श्रम बल का मतलब क्या है, रोजगार है और नहीं है
वो दोनों मिलाकर है श्रम बल। जिनके पास केवल रोजगार है वो क्या है? कार्य। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं श्रम बल में से कार्यबल माइनस कर दूं, श्रम बल में से कार्यबल को माइनस कर दूं, तो आप बताओ बेरोजगारी निकल के आ जाएगी कि नहीं? श्रम बल में से कार्यबल माइनस कर दूं तो बेरोजगारी निकल के आ जाएगी। इसमें वो दोनों काउंट हो रहे थे जिनके पास रोजगार है भी और नहीं भी है, जबकि कार्यबल में केवल वो शामिल हैं जिसके पास रोजगार है। जिनके पास रोजगार है उनको घटा दो इसमें से, तो रोज बेरोजगारी वाले आ जाएंगे। तो इसका सर्वे आया है, किसने दिया है? PLFS ने। बन जाएगा 2017 में पहला सर्वे आया। तो कितनी बढ़ गई है बेरोजगारी की दर बढ़कर? 13.3। उससे रिलेटेड लिखा है यहां पर, सुन लो। तो क्या है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS NSO द्वारा कब से जारी किया जा रहा है? अप्रैल 2017 से इसको शुरू किया गया था। PLFS के आधार पर तिमाही बुलेटिन श्रम बल संकेतों जैसे बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिकों के वितरण का अनुमान देकर प्रदान किया जाता है। तो कुल मिला के 2017 से सर्वे हो रहा है। इतनी बात क्लियर सभी को? और सुन लो एक बात और ध्यान रखना कि 23 मई 2019 में दो संस्थाओं को मिला दिया गया है। एक संस्था जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ये दोनों पहले अलग अलग थी, अब इन दोनों को मिला दिया गया। किसको? NSSO और CSSO। NSSO जो बना है वह बना 1950 और जो CSO बना था वो बना था 1951। इन दोनों को मिलाकर, NSSO और CSO को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर इनका नया नाम दे दिया गया। क्या? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO नाम दे दिया गया। तो बोलो 2019 में किस किस को मिला दिया गया है? NSSO और CSO, इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया? NSO। मजा आएगा ना? इसका काम होता था पहले किसी भी चीज का डेटा इकट्ठा करना, और CSO का काम था कि इसने जो डेटा इकट्ठा किया, जो सर्वे किया है, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करना। इसका काम होता है CSO। अब इन दोनों को मिलाकर एक बॉडी बना दिया गया। बन जाएगा ना? इतना याद रहेगा। क्या नाम हो गया इनका? NSO बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं अपन लोग क्या है। आपको पता होगा भुवनेश्वर जो है भारत का पहला क्या बन गया? शहर, जहां पर क्या लग चुकी सभी को? वैक्सीन। भुवनेश्वर याद रखना, पहला क्या बन गया है? शहर बन गया जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका। देश का पहला शहर है भुवनेश्वर। और आपको पता होगा भारत में वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? एक लगाई जा रही है कोवैक्सीन और दूसरी लगाई जा रही है कोविड। आप लोगों को भी लगी होगी इनमें से एक आध, ठीक है ना? कोवैक्सीन लगी होगी या क्या लगी होगी? कोविड। तो भारत में जो टीकाकरण है उसके लिए दो वैक्सीन लगाई जा रही है। इनके बारे में देख लेते हैं। जो कोवैक्सीन है इसको जो बनाया गया है वह बनाया है किसने? भारत बायोटेक। किसने बनाया है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है ना? और इसकी प्रभाव जो शीलता है वो कितनी परसेंट है? 80%। बन जाएगा ना? और जो कोवैक्सीन का वैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों से कितने लोगों पर किया गया था? 27,000 लोगों पे किया गया था इसका जो परीक्षण है। और कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। सभी को पता, सभी को कितने डोज लग रहा है? 2 डोज लग रहा है। और याद रखना खुराक के बीच का समय अंतराल कितना सप्ताह है? चलो, मतलब आपको पहला डोज लगा कोवैक्सीन का, दूसरा टीका कब लगेगा? 4 सप्ताह बाद। 4 सप्ताह मतलब 28 दिन बाद। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, कोवैक्सीन जो है वह भारत बायोटेक ने बनाया है। इसका मतलब है कोवैक्सीन अपना स्वदेशी टीका है। यदि आपसे पूछा जाएगा भारत द्वारा डेवलप किया गया टीका, तो आंसर क्या होगा? कोवैक्सीन। बन जाएगा सभी से कोवैक्सीन। कितनी खुराक दी जा रही है इसकी? 2। और कितने सप्ताह के अंदर? 4। और दूसरा क्या लगाया जा रहा है? कोविशील्ड। इस वैक्सीन को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? एस्ट्रोजेनेका द्वारा निर्मित किया गया है। ये विदेशी है। एस्ट्रोजेनेका द्वारा निर्मित किया गया है
और भारत में इसका जो उत्पादन है वह कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। बन जाएगा ना, द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह किससे तैयार है? चिंपांजी के एडेनो वायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से क्या किया गया? तैयार। चिंपांजी के किससे तैयार किया गया है? बोलो। एडेनो वायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस से तैयार किया गया। किसको? कोविड शील्ड को। और इसको भी आपको पता है, इसके भी कितने डोज लग रहे हैं? 2 डोज। बन जाएगा ना। कोविड 19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है। यह 2 खुराक में लगता है। बन जाएगा ना। तो याद रखना, इसमें किसके वायरस का उपयोग किया गया? चिंपांजी का। चिंपांजी के वायरस में। बन जाएगा। चिंपांजी का कौन सा वायरस? एडेनो वायरस। बन जाएगा ना। चिंपांजी के क्यों? उसको इसलिए इस्तेमाल किया गया, वो कोरोना ही जैसा है, उसको मॉडिफाई किया गया है। जबकि इसमें कोवैक्सीन में किसका वायरस उपयोग किया गया? कोरोना का वायरस। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो इनका प्रयोग किया जा रहा है भारत में। और इसके अलावा अपन ने रसिया से एक वैक्सीन ऑन ली है। कौन सी? स्पुतनिक वी। यहां पर देख लेते हैं। एक वैक्सीन ऑन ली है अपन ने रसिया से, जिसका नाम बोलो क्या है? स्पुतनिक वी। बन जाएगा ना। तो यहां पर देख लो, इसे कौन तैयार कर रहा है? तो रसिया की कैपिटल, जो रूस से लिया ना अपन ने इसको, और रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो इसे मॉस्को ने गैमेलियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा इसे क्या किया गया? बोलो। तैयार किया गया। किसको? स्पुतनिक वी को। और इसके बारे में सुन लो, यह भी कितने खुराक वाला टीका है? 2 खुराक। यह इसके भी 2 टीके लगेंगे स्पुतनिक वी के। हालांकि हाल ही में रूस ने स्पुतनिक वी के एक खुराक वाले टीके का क्या किया है? उत्पादन, जिसका 1 टीका लगेगा। इसे स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज कहा जाता है। जिसका 1 टीका लगता है स्पुतनिक वी का, उसे क्या बोलते हैं? स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज। मतलब एक डोज लग रहा है, सिंगल डोज लग रहा है, कहा जाता है। भारत में लेकिन जो आई है स्पुतनिक वी, वो कितने डोज वाली? 2। रसिया ने विकसित कर ली है सिंगल डोज, लेकिन भारत में जो आई उसके कितने डोज लगेंगे? 2 डोज। बन जाएगा ना। जबकि कोविशील्ड एक कमजोर, किससे वो तैयार किया है? एडेनोवायरस। मुझे किसका वायरस है? चिंपांजी का किया गया है, जो कि चिंपांजी का प्रभावित है। स्पुतनिक वी को विभिन्न मानव एडेनोवायरस का उपयोग करके क्या किया गया? बनाया। तो थोड़ा याद रखना। तो भारत में 3 ही वैक्सीन लग रही ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और तो भारत का पहला शहर जहां 100% टीकाकरण हो गया है तो भुवनेश्वर। और सभी को पता भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा। कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा। भुवनेश्वर राजधानी है कहाँ की? उड़ीसा। बन जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं। आपको पीपीटी भी मिल जाती है, और यदि नहीं मिलती हैं तो आप यूट्यूब में जब वीडियो देखोगे, उस यूट्यूब में वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां पर जाके क्लिक करोगे तो आपको जो पीपीटी है वो मिल जाएगी। आगे आ जाओ। तो एक बार फिर से भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया? 3रा। टोक्यो में कौन से नंबर का पदक जीत लिया? 3रा। टोक्यो 2020 जो ओलंपिक है उसमें भारत ने 3रा पदक जीत लिया है। एक जीता मीराबाई चानू ने, और एक जीता किसने? पीवी सिंधु ने। मीराबाई चानू और पीवी सिंधु के बाद तीसरी महिला। इस बार महिलाओं का जो जलवा है वो बरकरार है किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। पुरुष कुछ कारनामे नहीं कर पा रहे। तो यहां पर सुन लो, तो इन्होंने जो किसमें जीता है, इनका गेम कौन सा है? बोलो। बॉक्सिंग। किसमें जीता है इन्होंने? मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी में जीता है। और मुक्केबाजी में किसने जीत लिया है? लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना ने जीत लिया है। मतलब अब इनसे सब लोग प्यार करेंगे। तुम्हारा इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया? 3रा। और कौन से गेम में जीता है? बोलो किस में जीता है? मुक्केबाजी में। किसमें जीता है? मुक्केबाजी में। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है कहाँ की? असम। कहाँ की रहने वाली है? असम। तो पहले सुन लो, इनसे पहले मुक्केबाजी में जो पदक जीता था वो किसने जीता था? मैरी कॉम ने जीता था। और मैरी कॉम ने जो जीता था वो जीता था 2012 में। कब जीता था? 2012। और 2012 में जो ओलंपिक हुआ था वह कौन सा ओलंपिक हुआ था? लंदन। कौन सा ओलंपिक हुआ था? लंदन। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अभी तक कौन कौन सी महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीते हैं।
देख लो आप लोग, समझ लो यहां पर। तो पहली बात तो समझ लो यहां पर कि ओलंपिक में महिलाओं के बारे में बता रहा हूं। अभी कौन सा ओलंपिक चल रहा है? टोक्यो। टोक्यो में कौन सा ओलंपिक हो रहा है? 2020। और एक बात और बता दूं, टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहा है वो चौथी बार हो रहा है। कौन सी बार हो रहा है? चौथी बार। टोक्यो 2020 ओलंपिक है, चौथी बार हो रहा है। इससे पहले टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ है, एक हुआ था 1964 में, एक हुआ था 1972 में, और एक हुआ था 1998 में। ठीक है ना? 1964 में, 1972 में और 1998 में बन जाएगा ना? और मैंने आपको बताया था तो ये 3 बार हो चुके हैं पहले इससे, और चौथी बार हो रहा है कहां पर? टोक्यो। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, वो चला था 1914 से कब तक? 1918। और इसके कारण एक ओलंपिक कैंसिल हुआ था, वो ओलंपिक था 1916 का। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो चला था वो चला था 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध, वो चला था 1945। और इसके कारण जो ओलंपिक कैंसिल हुआ था वह हुआ था आपका 2 बार। एक हुआ था 1940 और 1944। और मैंने आपको बताया था जब ओलंपिक कैंसिल हुआ तो अपन घर में बैठ के पी रहे थे बोतल। क्या पी रहे थे? बोतल। एक कोड बताया था, बोतल। तो बा से है बर्लिन। बर्लिन राजधानी है जर्मनी, बर्लिन जर्मनी। तो 1916 का जो ओलंपिक कैंसिल हुआ है प्रथम वर्ल्ड वॉर के कारण, वह कहां होने वाला था? बर्लिन। टा से है टोक्यो। टोक्यो आप बताओ कहां आता है? जापान। मतलब 1940 का जो ओलंपिक होने वाला था, जो कैंसिल हुआ, वो कहां होने वाला था? जापान। और ला से है लंदन। ला से क्या है? लंदन। लंदन। मतलब 1944 का जो ओलंपिक कैंसिल हुआ है वह कहां होने वाला था? लंदन। इसका मतलब है कि टोक्यो में एक बार और ओलंपिक हो जाता यदि क्या नहीं होता? वर्ल्ड वॉर। तो 1940 का जो ओलंपिक कैंसिल हुआ है वो क्यों हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। और वो कहां होने वाला था? कहां होने वाला था? बोलो। टोक्यो में। कहां होने वाला था? टोक्यो में। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो टोक्यो में कौन सी बार हो रहा है ओलंपिक? चौथी बार। इससे पहले हो चुका चौथी बार। देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाओं ने इसमें कौन कौन से पदक जीते हैं। तो भारत में जो महिलाओं के पदक, पुरुष की पदक की बात नहीं कर रहा, पुरुष के फिर बताऊंगा आपको। आज अपन देखते हैं महिलाओं के पदक। तो ओलंपिक में भारतीय महिला, ओलंपिक में क्या? भारतीय महिला। तो यदि मैं ओलंपिक में भारतीय महिला की बात करूं तो सबसे पहला पदक जो है वह जीता था 2000 में। 2000 में हुआ था सिडनी ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक था? सिडनी। सिडनी ओलंपिक। सिडनी ओलंपिक था। और इसमें जीता, सुन लो, भारत के लोग सिस्टमैटिक चलते हैं। पहले भारत के लोग थर्ड पदक जीतते हैं। थर्ड मतलब होता है कांस्य। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। फिर जीतते हैं सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? सिल्वर। और फिर क्या जीतेंगे? गोल्ड। 3 पदक मिलते हैं ना। तो भारत के लोग सिस्टमैटिक चलते हैं कि पहले क्या जीतेंगे? कांस्य। फिर जीतेंगे क्या? सिल्वर। और फिर जीतेंगे गोल्ड। तो सुन लो आप लोग, 2000 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? सिडनी। और सिडनी कहां का शहर है? ऑस्ट्रेलिया। सिडनी कहां आता है? ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुआ था। और आप बताओ सबसे पहले भारत यदि कोई पदक जीतेगा तो कौन सा पदक जीतेगा? थर्ड। तो यहां पर पहली बार, फर्स्ट टाइम, किसी महिला ने पदक जीता। और कौन सा जीतेंगी? थर्ड। थर्ड को बोलते हैं कांस्य। और कांस्य, कांस्य, कांस्य क्या? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य कांस्य और कांस्य कर्णम मल्लेश्वरी। और इनका जो गेम था वो था भारोत्तोलन। इंग्लिश में बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। कौन सा गेम था? वेट लिफ्टिंग। और अभी आपको पता, वेट लिफ्टिंग में 2020 में किसने पदक जीत लिया? मीराबाई चानू। तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में पदक जीता। इस साल एमपीपीएससी प्री में, जो अभी कौन सा प्री हुआ 2020, उसमें इसी क्वेश्चन को पूछा था। बन जाएगा। इसके बाद आ जाओ तो 2000 में एक ही महिला ने पदक जीता था। इसके बाद आ जाओ 2004 में किसी महिला ने कोई पदक नहीं जीता। 2004 में किसी महिला ने पदक नहीं जीता। इसके बाद 2008 में भी नहीं जीता। हर 4 साल में ओलंपिक होता है ना। तो 2004 में जीता कि नहीं? नहीं। इसके बाद 2008 में, तो 2004 का ओलंपिक हुआ था
वो हुआ था एथेंस में, कुछ नहीं जीता किसी महिला ने भारत की ने। और 2008 में हुआ था बीजिंग, कहाँ हुआ था? बीजिंग, यहाँ भी पदक नहीं जीता। इसके बाद जो पदक जीते हैं सारे के सारे वह कब जीते हैं? 2012। 2012 में जो ओलंपिक हुआ था वो ओलंपिक कौन सा हुआ था? लंदन। कौन सा ओलंपिक? लंदन ओलंपिक। लंदन ओलंपिक हुआ था। और लंदन ओलंपिक में यहां पर लंदन ओलंपिक में किस किस ने पदक जीत लिया? तो यहां पर जीता था पहला साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। और साइना नेहवाल ने जो जीता था, एक तो यहां पर बता दूं लंदन ओलंपिक में जो पदक जीते हैं वह कौन से जीते हैं? कांस्य। कौन से जीते हैं? कांस्य। इतनी बात समझ आ गई? तो कांस्य जीते हैं। कांस्य मतलब होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जीते हैं जितने भी जीते हैं अपन ने, महिलाओं की बात कर रहा हूं। तो ये जीता था साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल का गेम कौन सा है? बैडमिंटन, बोलते हैं फुद्दी बल्ला। तो साइना नेहवाल ने किस में जीता है? बैडमिंटन। तो साइना नेहवाल आप बताओ पहली महिला है कि नहीं भारत की जिन्होंने बैडमिंटन में पदक जीता? बन जाएगा ना। और दूसरा यहां पर जो जीता था वो जीता था मैरी कॉम, मैरी कॉम, जिनकी बुक है अनब्रेकेबल। कौन सी बुक है? अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। और मैरी कॉम ने किस मां से? मैरी कॉम और मां से मुक्केबाजी। तो मैरी कॉम ने भी यहां पर किस में जीता था? बोलो किस में जीता था? मुक्केबाजी में। इन दो ही महिलाओं ने जीता था। कब? 2012 में। तो यहां पर दो आ रहा है। तो 2012 में कितनी महिलाओं ने पदक जीता? 2 महिलाओं ने। एक साइना नेहवाल, किसने? बैडमिंटन। और मैरी कॉम ने किसमें? मुक्केबाजी। तो आप बताओ मैरी कॉम का मुक्केबाजी में ये पहला पदक हुआ कि नहीं? तो मुक्केबाजी में कभी आपसे पूछा जाए कि पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो आंसर क्या होगा? मैरी कॉम। इतनी बात सभी क्लियर आ गया? 2012 ओलंपिक हो गया। इसके बाद आ जाओ अगला ओलंपिक कब होगा? कितने साल में होता है? 4। तो 2016। और 2016 में हुआ था रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक, रियो ओलंपिक। और रियो आता है कहां पर? ब्राजील। पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो ओलंपिक। और यहां पर जो पदक जीते, फिर से केवल लास्ट बार भी किसने जीता? भारत की कितनी महिलाओं ने? 2 महिलाओं ने जीता। लास्ट ईयर भी पुरुषों ने कोई पदक नहीं जीता, केवल 2 महिलाओं ने जीता। और महिलाओं के नाम था, एक जीता क्या? सिल्वर। और एक जीता क्या? ब्रॉन्ज। सिल्वर जीता, वो जीता किसने? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता और किस खेल में? बैडमिंटन। तो आप बताओ बैडमिंटन में सेकंड पदक किसने जीता? पीवी सिंधु। और आप बताओ यदि आपसे पूछा जाए ओलंपिक में पहला सिल्वर जीतने वाली महिला, पहला सिल्वर भी किसने जीता है? पीवी सिंधु। बता पीवी सिंधु कहां की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और एक जीता था ब्रॉन्ज, वो जीता था साक्षी मलिक। किसने जीता था? साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक ने जीता था कुश्ती में, रेसलिंग में। आप बताओ कुश्ती में अभी तक कोई जीता है? नहीं। तो कुश्ती में पहला पदक किसने जीता है? ओलंपिक में फर्स्ट, सब फर्स्ट है। तो साक्षी मलिक ने किसमें जीता? कुश्ती में। और साक्षी मलिक रहने वाली थी कहां की? हरियाणा। कहां की थी? हरियाणा। इतनी बात सभी को क्लियर है? तो 2016 में अपन ने कितने पदक जीते थे? 2। तो अभी तक टोटल कितनी महिला हुई? 5। 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी, 2012 में साइना नेहवाल और मैरी कॉम, और 2016 में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। साक्षी मलिक और कौन? पीवी सिंधु। तो पहला सिल्वर जीतने वाली महिला पीवी सिंधु। और इसके बाद आ जाओ अभी ओलंपिक आ गया, कौन सा? 2020। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं, इस ओलंपिक में अभी कितनी महिलाएं पदक जीत चुकी? कितनी महिलाएं जीत चुकी? 3। तो एक का नाम था क्या? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू ने किसमें जीता है? भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग, इंग्लिश में बोलते हैं वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन में जीता है। वो कितने किलोग्राम? 49। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम। और मीराबाई चानू कहाँ की मैंने बताई थी आपको? मणिपुर। मीराबाई चानू रहने वाली मां से मीराबाई और मां से मणिपुर, मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू, इन्होंने जीती 49 किलोग्राम में। तो भारोत्तोलन में पहला जीता कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में, ये दूसरी महिला बन गई। और फिर इसके बाद आ जाओ पीवी सिंधु। पीवी क्या? सिंधु। पीवी सिंधु ने किस में जीत लिया? बैडमिंटन। और आप बताओ पीवी सिंधु पहली महिला बन गई हैं। एक तो इनके कई कारनामे होगा, इन्होंने पहला क्या जीता है? सिल्वर। और इन्होंने लगातार कितने मेडल जीत लिए? 2 पदक जीत लिए, एक बार सिल्वर और एक बार क्या? ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु। वो कहां की रहने वाली? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। और अभी जो तीसरा पदक है
वो किसने जीता? लव लीना, लव लीना ने जीती है। और कहाँ की रहने वाली? असम। और इनका खेल कौन सा है? मुक्केबाजी। बॉक्सिंग है कि नहीं? तो बॉक्सिंग में पहला जीता मैरी कॉम ने, और अब किसने जीत लिया? बोलो किसने जीत लिया? लव लीना। वो कहाँ की रहने वाली? असम। तो 2020 ओलंपिक में भारत कितने पदक जीत चुका? और तीनों किसने जीते? महिलाओं ने। इसी गर्ल्स को अपन को कमजोर नहीं समझना। तुम्हारा सोचो आप इतने बड़े बड़े खेलों में क्या लेके आ रहे हैं ओलंपिक, तो अपन लोगों को तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम निकालना है, उससे ही अपनी दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारा ना। लेकिन अपन को उतनी प्रैक्टिस करनी होगी। यदि इन लोगों ने इसमें पदक जीते हैं, इसके पीछे इनकी बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा त्याग है, समझ, तब वो जीत पाई है। और आज सोचो आप पूरी दुनिया उन्हें जान रही है। यदि अपन को भी कुछ करना है तो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? हर चीज का एक ही सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या है? मेहनत। क्लियर सभी? कितना यहाँ पर आ जाओ तो उनके बारे में ये सब लिखा था, देख लेना आप। लास्ट करंट आज का, मोदी जी ने कहा है कि जो इस बार ओलंपिक में क्या गए हैं, दल गया, अपने खिलाड़ी गए हैं, वो किस में अतिथि रहेंगे? 15 अगस्त। 15 अगस्त आने वाला है कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 अगस्त को लाल किले में भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में क्या करेंगे? आमंत्रित करेंगे, जो ओलंपिक में खेलने गए उनको। कब? 15 अगस्त में। और दूसरा, पीएम मोदी बातचीत के लिए भारतीय ओलंपिक दल को अपने आवास पर भी आमंत्रित करेंगे, मतलब अपने घर पर, जहां उनका घर है दिल्ली में, वहां भी इनको बुलाएंगे। तो इतना था आज का करंट। इसको एक बार आप अपडेट कर लेना। जिन लोगों ने पुराना करंट नहीं सुना है वो लोगों को आपको यूट्यूब पर वो दिख जाएंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, तो आपको डेली का जो करंट है वो मिलता जाएगा, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद।